बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में लोग जानेंगे 2020 के केमिस्ट्री के सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन। उससे पहले अनअकैडमी की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अगर आप नीट को भी टारगेट कर रहे हो तो आपको ये मंडे मोटिवेशन फॉर नीट यूजी 2021 होने वाला है, क्योंकि आपको बताया जाएगा आप 2021 में नीट को किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम के साथ साथ। यहाँ पर आप सभी सब्जेक्ट का टाइमिंग देख सकते हो, कौन से सब्जेक्ट कौन सा टाइम आपको पढ़ाया जाएगा और क्या क्या आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिप्स दिए जाएंगे जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर किसी कारणवश अगर आप लाइव क्लास मिस कर देते हो तो जो लिंक मैं प्रोवाइड किया वहाँ से आप रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं हिमांशु यादव। दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो सेशन में आपका 2020 का केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो तीसरा सेट सॉल्व किया था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चौथा सेट सॉल्व करेंगे 2020 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे उसको हमने बोर्ड पे लिख दिया है। तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हालांकि बाद में जो आपके स्क्रीन पर भी वो दिखाया जाएगा, लेकिन एक बार जो है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस कोट की अभिक्रिया के लिए वेग एवं वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। तो भैया पहला आपका ऑप्शन दिया गया है जीरो ऑर्डर, दूसरा आपका दिया गया है प्रथम ऑर्डर, तीसरा आपका दिया गया है द्वितीय ऑर्डर और चौथा आपका दिया गया है तृतीय ऑर्डर। तो वेग और वेग स्थिरांक की बात कर रहा है। ठीक है, और दोनों की इकाई का मतलब जो भी उसकी मात्रक होंगे। ठीक है, जो भी वेग का मात्रक होगा और वेग स्थिरांक का मात्रक होगा, दोनों का किसमें समान होगा। तो भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपका वेग और वेग स्थिरांक का मान दोनों समान होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। कह रहा है वाष्प दाब में अवनमन सबसे अधिक किसमें होगा। दिया गया ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन 0.1 मोलर BaCl2, दूसरा ऑप्शन 0.1 मोलर, यहाँ पे मोलर रहेगा, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, आप लोग मोलर लिख लीजिएगा। ठीक है, मोलर ग्लूकोज। तीसरा ऑप्शन है 0.2 मोलर यूरिया, चौथा ऑप्शन है 0.1 मोलर NaCl। ठीक है, तो इसमें आप लोग सही कर लीजिएगा 0.1 मोलर BaCl2, ये आपका जो है सही आंसर है। इसमें वाष्प दाब अवनमन जो है सबसे अधिक होगा। ठीक है, कैसे निकाला गया है, ये कैलकुलेशन के थ्रू निकाला गया है। ठीक है, तो वहाँ पे ज़्यादा हम बताएंगे तो डिटेल ज़्यादा हो जाएगा, तो लंबा नहीं जाते हैं, आप लोग को फार्मूला पता होगा, कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपका गा है, एक क्रिस्टल तंत्र में A=B=C और α=β=γ इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तब यह तंत्र है, किस प्रकार का तंत्र है पूछा जा रहा है। चतुष्कोणीय, षटकोणीय, राम्बोहेड्रल और मोनोक्लिनिक। ठीक है, तो इसमें आप लोग लगाइएगा राम्बोहेड्रल। देखिए ये कह रहा है A=B=C और α=β=γ इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा राम्बोहेड्रल। क्या हो जाएगा, राम्बोहेड्रल। ठीक है, सॉलिड स्टेट में आपको बताया गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है घा। ठीक है, इसमें कह रहा है किसी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित करना होता, मतलब उत्प्रेरक का जो काम होता है वो किस चीज को परिवर्तित करना होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है संकीर्ण ऊर्जा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, साम्य सांद्रण मतलब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, और इसका बाद तीसरा है आपका अभिक्रिया की ऊष्मा मतलब जो आपका रिएक्शन जो आपका हीट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका अंतिम उत्पाद या जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, लास्ट प्रोडक्ट बन रहा है, तो किसको परिवर्तित करना होता है, एक्टिवेशन एनर्जी को, संकीर्ण ऊर्जा को जो उत्प्रेरक का प्रभाव परिवर्तित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर बनाता है। ठीक है,
क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थित, मतलब क्लोरोफॉर्म जो होगा वह जो है मतलब CH-Cl3 प्रकाश की उपस्थित में, सनलाइट की उपस्थित में किस में ऑक्सीकृत होकर बनाता है, ठीक है, उपस्थित में ऑक्सीकृत होकर के क्या बनाता है, तो यहाँ आएगा कार्बोनिल क्लोराइड। ना तो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा, ना डाइक्लोरोमेथेन, कोई नहीं का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, बनाएगा कार्बोनिल क्लोराइड। चलिए चा आ गया आपका, CH3 का होल थ्राइस N कह रहा किस प्रकार का एमीन है, ठीक है, आपसे पूछ जा रहा है कि यह प्राइमरी एमीन है, सेकेंडरी एमीन है, टर्सरी एमीन है, अथवा जो है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं NH3 से जितने हाइड्रोजन विस्थापित हो जाएं, ठीक है, किसी एल्किल समूह के द्वारा, वही जो है उसका प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक जितने आपके हाइड्रोजन विस्थापित होकर के जितने आपके जो है नंबर ऑफ एल्किल समूह लगेंगे उतना डिग्री एमीन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आपका एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसका मतलब तीनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया है, तो जो आपका एमीन होगा वह कैसा होगा, टर्सरी एमीन होगा या तृतीयक एमीन होगा। बात समझ में आई? तो आप लोग भैया एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा गया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 में जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 का खा, ठीक है, ये दोनों जो है फिजिकल केमिस्ट्री का है, आंकिक प्रश्न है 2-2 नंबर का। तो ये सब जो है आप लोग जो फिजिकल केमिस्ट्री का वीडियो देखे होंगे तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पेपर अभी आपके स्क्रीन पर दिखा दिया जा रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 का गा है एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण समझाइए। तो ये चीज़ आप लोग अच्छे से समझते हैं, बहुत दिनों से पढ़ते चले आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके एंजाइम उत्प्रेरण मतलब एंजाइम कैटालिस्ट का मतलब है, ठीक है। अच्छा, घा कह रहा है उत्कृष्ट हीलियम के 4 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। उत्कृष्ट हीलियम का 4 महत्वपूर्ण उपयोग क्या है भैया? एक तो इसको हम लोग ऑक्सीजन के साथ जो है मिला करके, जो गोताखोर होते हैं, गोताखोर जब समुद्र में जाते हैं तो उसमें सांस लेने के लिए जो सिलेंडर उपयोग करते हैं, यही हीलियम का जो है ऑक्सीजन के साथ मिक्सअप कर लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपकी जो है हीलियम इतना हल्का होता है, बहुत ही हल्का होता है, इस वजह से जो है कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, जो वायुयान होते हैं, वायुयानों के टायरों में जो हवा भरी होती है, यही हीलियम भरा गया रहता है, ठीक है। बात समझ में आई? अच्छा, तीसरी चीज़ यह अज्वलनशील है। कैसी है? अज्वलनशील है, मतलब जलती नहीं है, ठीक है। तो बहुत ही कम कहने का मतलब ये अक्रिय गैस इसको तो बोला ही जाता है, बहुत ही कम मात्रा में जो है क्रिया करता है। अच्छा, गुब्बारे वगैरह जो आप बैलून वगैरह छोड़ते हैं उसमें भी आपका जो है हीलियम ही रहता। तो ये सारे जो है विभिन्न प्रकार के जो है इसका उपयोग हम लोग विभिन्न जगहों पर करते हैं, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 3, समपराशरी विलयन किसे कहते हैं? ठीक है, समपराशरी मतलब एक ऐसा विलयन जिसका परासरण दाब जो हो समान हो, ठीक है। ऐसे विलयन जिनका परासरण दाब समान हो उसको समपराशरी विलयन कहा जाता है। बात समझ में आई? मतलब ऐसे विलयन जिनका, मान लीजिए 2 विलयन है, ए और बी, ए है और ये बी विलयन है, कोई ए विलयन है, विलयन बी है। अब दोनों का अगर परासरण दाब का मान समान होगा तभी तो इसको हम क्या बोलेंगे? समपराशरी विलयन बोल सकते हैं, ठीक है भैया। चलिए नेक्स्ट आपका इसके बाद आ रहा है एन प्रकार तथा पी प्रकार के अर्धचालक से क्या समझते हैं? तो एन प्रकार के अर्धचालक तथा पी प्रकार के अर्धचालक ये लोग आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ रखा अच्छे से, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं मुझे लगता है यहाँ डिस्क्राइब करने की, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं इसको। अच्छा, संचायक नेक्स्ट है तीसरे का गा, संचायक बैटरियों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, संचायक बैटरियाँ क्या होती हैं? एक ऐसा सेल जिसको बाहर से आवेशित करने पर वह जो है आवेशित हो जाता है, बाहर से आवेश देने पर, बाहर से इलेक्ट्रॉन देने पर, बाहर से ऊर्जा देने पर क्या हो जाता है? आवेशित हो जाता है। आवेशित होने के साथ साथ ऊर्जा को जो है ग्रहण कर लेता है, स्टोर कर लेता है, तो इसके बाद उसका उपयोग हम लोग बाद में कर सकते हैं। तो ऐसे सेल को हम लोग संचायक सेल बोलते हैं। तो इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सीसा संचायक सेल, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे करके लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट है घा, नर्स्ट इक्वेशन या नर्स्ट समीकरण पूछा गया है और टिंडल प्रभाव पूछा गया है। तो टिंडल प्रभाव मैंने आपको बताया है कि जब अंधेरे में किसी जो है कोलाइडल सॉल्यूशन में जब आप प्रकाश पुंज को डालते हैं तो प्रकाश पुंज क्या करता है, प्रकाश पुंज जो किरण होता है वह उस पथ को दिखाता है, नीली नीली लाइन बनती है, ठीक है, नीली नीली जो है वो नीले रंग का वो जो है किरण दिखाई देता है। तो इस जब वो किरण दिखाई देगा तो जब आप लोग देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप लोग जब आप अपनी आंखों से देखते हैं तो इस प्रकार से जो है कुछ इस टाइप से जाता है, यहाँ से इसके बाद कुछ इस टाइप से निकलता है ना, तो बीच में एक शंकु का आकार बनता है, ठीक है, एक शंकु का आकार बनता है। साइंटिस्ट जो है टिंडल ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी, सर्वप्रथम इसे देखा था, सर्वप्रथम इसके गुणों को देख करके बताया था, इसी वजह से इसको हम लोग टिंडल शंकु बोलते हैं और इसके इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण को समझाइए। भैया संक्रमण तत्व जो होते हैं आपको बताया गया डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कहा जाता है, अभी अभी पढ़ा कर खत्म किया है हमने, ठीक है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग संक्रमण या ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कहते हैं। तो ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है, ठीक है। तो जो पूछा जा रहा है आप इसका जो है डिस्क्रिप्शन जो है वर्णन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पूछा जा रहा है फ्रेयान का उपयोग लिखिए, पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। भैया फ्रेयान का उपयोग हम लोग प्रशीतक के रूप में करते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह में, ठीक है, कहाँ पर, रेफ्रिजरेटर और एसी वगैरह में प्रशीतक के रूप में किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग CFC के जैसा ही मानते हैं। इसका पर्यावरण पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, आपके ओजोन में क्षरण भी हो रहा है। जितना हम लोग रेफ्रिजरेटर और एसी यूज करते हैं ये आसानी के साथ द्रवित हो जाती है, फ्रेयान जो होता है आसानी के साथ क्या हो जाता है, द्रवित हो जाता है। इसी वजह से जो है इसका हमारे इन्वायरमेंट पर बहुत ही बैड इफेक्ट पड़ रहा है। ओजोन लेयर जो डिप्लीशन हो रहा है उसमें भी इसका अहम योगदान है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग लिख सकते हैं। देखिए फ्रेयान क्या होता है, फ्रेयान देखिए जो होता है फ्लोरो और क्लोरो, हम कह सकते हैं कि एक फ्रेयान 11 होता है, एक फ्रेयान 12 होता है, ठीक है। क्या होता है, फ्रेयान 11 और फ्रेयान 12, ये एथेन या मेथेन के पॉलीक्लोरो या पॉलीफ्लोरो, ठीक है, पॉलीक्लोरो पॉलीफ्लोरो होते हैं। एथेन या मेथेन के पॉलीक्लोरो और पॉलीफ्लोरो होते हैं, ठीक है। जब देखिएगा जब यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन की संख्या समान होगी, ठीक है, या विषमान होगी, मान लिया। अब जैसे एक हम 2 एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक देखिए होगा CFCl2, एक तो ये हो गया Cl3 मान लीजिए, ठीक है, CFCl3, एक है CF2Cl2। अब देखेंगे फ्रेयान के जो 2 टाइप होते हैं, कार्बन और जो फ्लोरीन है, इसके अनुपात को ही हम लोग जो है इसी के आधार पर हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। जब यहाँ पर एक कार्बन है एक फ्लोरीन है, इसका मतलब इसका नाम हो जाएगा फ्रेयान 11। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक कार्बन है 2 फ्लोरीन है, इसका मतलब ये 12, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेयान 12, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे ज़्यादा इसको हम लोग प्रशीतक के रूप में प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर और एसी जो वातानुकूलित मतलब एयर कंडीशनर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 4 का गा है, स्मिट अपक्रिया द्वारा मेथिलमीन बनाने का रासायनिक समीकरण। तो ये तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, स्मिट अपक्रिया द्वारा आपको याद भी होगा, तो उम्मीद करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा 4 का गा है योगात्मक और संघनन बहुलक। तो ये भैया आपके सिलेबस में है नहीं, इसको पढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब की बार आपका जो 30% सिलेबस कम हुआ है उसमें ये जो है आपका इंक्लूड नहीं किया गया है। बात समझ में आई भैया। चलिए इसके बाद अगला है आपका, देखिए थोड़ा सा लाइट कम आ रही है मुझे लग रहा है, ठीक है, 1 मिनट में बढ़ाता हूँ। अब सही आया ना, थोड़ा सा लाइट अब सही हुआ, मैं थोड़ा सा भूल गया था बल्ब जलाना। चलिए नेक्स्ट आपका जो है अगला क्वेश्चन है
5 का क्या कह रहा है, अभिक्रिया के वेग का अर्थ उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। दूसरा कह रहा है, उसी में दूसरा पॉइंट कह रहा है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूरी होती है, अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। यह आपका जो है सेट नंबर 2 में भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। फिजिकल केमिस्ट्री में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। अगला है एल्युमिनियम के निष्कर्षण की विधि बताइए। तो भैया तत्वों का निष्कर्षण हटा दिया गया सिलेबस से, कोई मतलब नहीं है, आने वाला नहीं है। 5 का गा है, उपसह संयोजन यौगिकों में प्रकाशिक समायोजकता का क्या कारण है, एक उदाहरण देकर समझाइए तथा निम्न यौगिकों का IUPAC नामकरण लिखिए। तो भैया ये अभी उपसह संयोजी यौगिक आपको पढ़ाया नहीं गया है, तो इसको जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करूंगा, वहाँ पे आएगा, परेशान मत रहिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का घा, साबुन क्या है, ठीक है। तो साबुन आप लोग जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग, मुझे उम्मीद तो पूरी है कि आप लोगों को पता है। अगर ना पता हो तो बताइए, बता दिया जाए। हैं भाई, उच्च अणुभार वाले कार्बनिक वसीय अम्ल को ही, तो चाहे वो सोडियम के हो चाहे पोटेशियम के लवण हैं, उन्हीं को तो हम लोग क्या बोलते हैं, साबुन बोलते हैं। भाई उच्च अणुभार वाले चाहे पोटेशियम के या सोडियम के लवण जो होते हैं, उन्हीं को तो हम लोग क्या बोलते हैं, साबुन होते हैं, कठोर होते हैं ये, ठीक है। जल के साथ क्रिया करके जो है मैल वगैरह जो होती हैं उसको जो है कपड़ों से बाहर करने का कार्य करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जानते ही हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बहुत समझदार हैं आप लोग। अच्छा, दूसरा एक अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिनाल का डायजोनियम लवणों तथा क्यूमीन से विरेचन की विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो भैया अभी मैंने आपको जो है पिछले वीडियो सेशन में, मतलब सेट नंबर 3 में बताया है, उसमें डायजोनियम लवण से भी बताया है और इसके बाद क्यूमीन से भी विरेचन की विधि बताया था। वहाँ पे हमने ये भी बताया था कि जो क्यूमीन होगा यह जो है विश्व में सबसे ज़्यादा इसी मेथड का प्रयोग किया जाता है औद्योगिक रूप से जो है फिनाल को बनाने के लिए, ठीक है। तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यही मेथड यूज किया जाता था। तो यहाँ पे हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 का अथवा करके क्वेश्चन दिया गया है, एल्कोहल के विरेचन की 2 विधियां लिखिए, 3 रासायनिक गुणधर्म दीजिए। देखिए इसमें क्या है, एल्कोहल के विरेचन की विधि मैंने आपको वीडियो सेशन में बताया ही, अल्कोहल, फिनाल और ईथर वाले चैप्टर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। एक बार फिर से हालांकि मैं बता देता हूँ, एल्कीनों से आप लोग इसका निर्माण कर सकते हैं, एल्कीनों के अम्लीय जल अपघटन के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड के अपघटन के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन के थ्रू जो है आप एल्डिहाइड का, जो सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा सा हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेनली जो है आप कार्बोक्सिलिक एसिड से जो है अपघटन के थ्रू जो है इसको निर्माण कर सकते हैं, किसका, एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का खा, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण देना है, कह रहा है एसीटोन की आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया करती है। यहाँ देखिए 5 रिएक्शन है आपके, आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका 6 का खा है, क्या होता है जब, ठीक है। इसमें पहला पूछ रहा है एसीटोन की आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति पे क्रिया कराते हैं। तो ये आपका हो गया एसीटोन, इसकी आयोडीन के साथ क्रिया करा रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो यहाँ पर आपको आयोडोफॉर्म मिलता है, ठीक है। जब ये क्रिया करते हैं, एसीटोन आपका आयोडीन के साथ NaOH की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, आयोडोफॉर्म अभिक्रिया। तो यहाँ पर आपको जो है आयोडोफॉर्म की प्राप्ति हो जाती है, इसे आप लोग बोलते हैं आयोडोफॉर्म। क्या बोलते हैं भैया, आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो आयोडोफॉर्म आपको मिल जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर जो है कुछ अन्य चीज़ें भी निकलती हैं, जिसमें सोडियम आयोडाइड भी प्रमुख रूप से शामिल होता है, ठीक है। तो आप लोग जब लिखेंगे कि जो है इसमें आयोडोफॉर्म की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि मेन प्रोडक्ट आपका क्या है, आयोडोफॉर्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाते हैं। तो ये जो आपका रिएक्शन है, हम लोगों ने जो है जब
एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था, तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में ये चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट रिएक्शन है आपका बेंजोइक अम्ल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं। देखिए बेंजोइक अम्ल का मतलब बेंजीन रिंग बनाइए, उसमें COOH जोड़ दीजिए तो हो गया आपका बेंजोइक अम्ल। उसमें अमोनिया के साथ जब क्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा, अमोनियम बेंजोएट प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, अमोनियम बेंजोएट प्राप्त होगा। और फिर उस अमोनियम बेंजोएट को जब आप लोग हीट करेंगे तो उससे क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। और क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजामाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, बेंजामाइड प्राप्त हो जाएगा। देखिए पहले क्या था आपका जो है बेंजोइक एसिड था, सॉरी क्या था, बेंजोइक एसिड था। अब ये बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ क्रिया किया तो ये जाके NH3 यहाँ से जुड़ गया तो COONH4 हो गया, COONH4 हो गया, इसको बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। अब इससे क्या किया, जल बाहर हो गया, मतलब यहाँ से H2, यहाँ से एक वो जब बाहर हुआ तो बचा क्या, CONH2 तब भी तो बचा, CONH2 तब भी तो बचा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजामाइड बोला जाता है। यानी कि जो है जब आपका बेंजोइक एसिड अमोनिया के साथ क्रिया करता है तो अब पहले अमोनियम बेंजोएट देता है, फलस्वरूप इसका जो है डिहाइड्रेशन होता है जिसमें आपको बेंजामाइड की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट आपका जो है अगला रिएक्शन क्या है, कह रहा है कि एस्टल्डिहाइड में टॉलन अभिकर्मक मिलाते हैं। ये आपका एस्टल्डिहाइड और टॉलन अभिकर्मक जब मिलाएंगे तो हमें देखिए इस अभिक्रिया में रजत दर्पण प्राप्त होता है। मुख्यतः क्या प्राप्त होता है, रजत दर्पण प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, सिल्वर का जो है चमकदार क्रिस्टल होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है। तो रजत दर्पण हमको इस अभिक्रिया में मिलता है। अगला है आपका एस्टिक अम्ल को कैल्शियम ऑक्साइड के साथ गर्म करते हैं। अच्छा, एस्टिक अम्ल मतलब CH3COOH को हम लोग क्या किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ले लीजिएगा और ये बन जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca प्लस में आपका जल निकल जाएगा। ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट की प्राप्ति हो जाती है यहाँ पर, इस अभिक्रिया में कैल्शियम एसीटेट मिल जाता है। ठीक है भैया, चलिए तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का खा आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट आपका है कैसे प्राप्त करेंगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये इसी का क्या होता है, जब का अथवा वाला पार्ट है। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए भैया, अब कैसे प्राप्त करेंगे में पहला रासायनिक समीकरण दिया गया है फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फार्मेट। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मिक अम्ल हो गया। और इससे आपको क्या प्राप्त करना है, कैल्शियम फार्मेट प्राप्त करना है। कैल्शियम फार्मेट जब इसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, फार्मिक एसिड की क्रिया हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो हमें मिलता है HCOO का होल ट्वाइस डॉट Ca। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम फार्मेट। क्या बोलते हैं भैया, कैल्शियम फार्मेट बोलते हैं। तो कैल्शियम फार्मेट कैसे प्राप्त हुआ, हम लोगों ने फार्मिक एसिड की क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कराई तो हमें क्या मिल गया, कैल्शियम फार्मेट मिल गया। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट हमारा है क्या है, यहाँ पर हमारा है HCHO मतलब फार्मेल्डिहाइड। इसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, अमोनिया के साथ। भाई फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रॉपिन प्राप्त करना है, फार्मेल्डिहाइड से यूरोट्रॉपिन प्राप्त करना है। तो यूरोट्रॉपिन का जो एक रासायनिक नाम होता है हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। क्या होता है, हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से। हेक्सामेथिल का मतलब CH2 का होल 6 हेक्सामेथिल और टेट्राएमीन का मतलब N4 हो गया। ठीक है, साथ में आपका जल मिल गया। इसको हम लोग बोलते हैं हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। क्या बोलते हैं, हेक्सामेथिल टेट्राएमीन। इसी को हम लोग साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, यूरोट्रॉपिन। क्या बोलते हैं, यूरोट्रॉपिन बोला जाता है साधारण भाषा में। रासायनिक भाषा में हेक्सामेथिल टेट्राएमीन
एमीन। ठीक है, तो हेक्सामिथिल टेट्रामीन कैसे प्राप्त होगा आपका जो है, जब हम लोगों ने फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया के साथ कराई तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हेक्सामिथिल टेट्रामीन या यूरोट्रॉपिन की प्राप्ति हो गई। अच्छा, अगला है एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड। एसिटिक अम्ल से, ये क्या आपका एसिटिक अम्ल है भैया, इसकी क्रिया चाहे हम लोग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करा दे, चाहे फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CH3COCl। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आपका एसीटोन से एसीटोन डाइहाइड्रोजन। एसीटोन से एसीटोन डाइहाइड्रोजन, एसीटोन से एसीटोन डाइहाइड्रोजन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, NH2 की क्रिया जल की उपस्थिति में हम लोग किससे कराते हैं, एसीटोन से कराते हैं। तो इसमें क्या मिलता है, इसमें जो आपका डाईमेथिल, ठीक है, एक बार जो है ऐसा, चलिए एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से जो है, देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पे मिलता है CH3 का होल ट्वाइस C। ठीक है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल C, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 का CH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, यह मिल जाता है। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, इसी को आप लोग बोलते हैं एसीटोन डाइहाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, एसीटोन डाइहाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपका जो, अच्छा ये क्रिया जो है आपका एक स्टेप और चलती है। ठीक है, एक स्टेप और चलती है यह क्रिया। इसमें फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद यहाँ से जो है इसमें क्या किया जाता है, NH2 के उपस्थिति में इसको फिर से क्रिया कराया जाता है। NH2 की उपस्थिति में फिर से क्रिया कराया जाता है, NH2 की उपस्थिति में फिर से जो हम लोग क्रिया कराते हैं, कब, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और यहाँ पे आपको मिलता है एसीटोन डाइहाइड्रोजन CH3 का होल ट्वाइस C डबल बॉन्ड NH2। ठीक है, या इसको बोलते हैं एसीटोन डाइहाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, एसीटोन डाइहाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है भैया, ये देखिए क्या है कि यहाँ से एक जो आपको उत्पाद प्राप्त हुआ, इस उत्पाद की क्रिया फिर से NH2 के साथ कराते हैं, कब, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, फिर आपको जो है उत्पाद की प्राप्ति होती है। ठीक है भैया, अगला जो है आपका है यहाँ पर, ये क्या है, बेंजोइक अम्ल है। बेंजोइक अम्ल की क्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं, तब आपको किसकी प्राप्ति होती है, मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड की। तो मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड बनाने के लिए जो हम लोग बेंजोइक एसिड की क्रिया ब्रोमीन के साथ आयरन की उपस्थिति में कराते हैं, तो यहाँ पे मिलता है आपको मेटाब्रोमोबेंजोइक एसिड। ठीक है, ये आपका आर्थो पोजीशन हो गया, ये मेटा पोजीशन, तो यहाँ पर आपको ब्रोमीन जोड़ दीजिए। इसको बोलते हैं मेटाब्रोमोबेंजोइक अम्ल। ठीक है, मेटाब्रोमोबेंजोइक अम्ल प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेंजोइक एसिड की क्रिया ब्रोमीन के साथ कराते हैं आयरन की उपस्थिति में, तो आपको क्या मिल जाता है, मेटाब्रोमोबेंजोइक अम्ल की प्राप्ति हो जाती है। चलिए ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अमोनिया के हाइबर प्रक्रम द्वारा उत्पादन का वर्णन प्रवाह चित्र एवं रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए। अमोनिया के 2 महत्वपूर्ण उपयोग लिखिए। ये भैया हमने आप लोगों को करा रखा, बहुत ही अच्छे के साथ जो है हाइबर विधि से अमोनिया बनाने का निर्माण विधि जो था हमने फिगर सहित आपको बता रखा है। ठीक है, अगला है सल्फर डाइऑक्साइड की निम्नलिखित में से क्रिया रासायनिक समीकरण के साथ लिखिए। देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया पूछा जा रहा है आपसे, किसकी क्रिया पूछा जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड की। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं किस प्रकार से जो है सल्फर डाइऑक्साइड क्रिया करेगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक तो आप हो गया सल्फर डाइऑक्साइड, किसके साथ क्रिया करा रहे हैं भैया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ, मतलब NaOH के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे, NaOH के साथ कराएंगे। ठीक है, तो 2 ले लीजिए, तो बनेगा क्या, Na2SO3
Na2SO3 प्लस H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Na2SO3 प्लस H2O। इसे बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फाइड। कब? जब सोडियम डाइऑक्साइड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ कराई जाती है। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस के साथ। किसकी क्रिया? भाई सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ जब कराते हैं तो क्या बनेगा? SO2Cl2 का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? SO2Cl2 का। नेक्स्ट आपका सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो ये आपका बना लेगा सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या बना लेगा? सल्फर ट्राईऑक्साइड। क्या बना लेगा भैया? सल्फर ट्राईऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाया? सोडियम सल्फाइड बनाया। इसके बाद जो है SO2Cl2 के साथ क्रिया करके SO2Cl2 बना लिया। फिर इसके बाद सोडियम डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सोडियम ट्राईऑक्साइड SO3 बना लिया। ठीक है, इस तरीके से जो आपका सोडियम सल्फर का जो है रिएक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7 का खा। ठीक है, भोजन में हमारे भोजन में प्रोटीन का क्या महत्व है? प्रोटीन के मुख्य स्रोत क्या हैं? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है? तो बायोमॉलिक्यूल अभी चैप्टर नहीं पढ़ाया गया भैया, उसी में आपका यह है। ठीक है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड। अच्छा, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 7 का खा का अथवा वाला क्या है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड तथा पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित बताइए। ग्लूकोज तथा स्टार्च में किस प्रकार से विभेद किया सकता है? तो भैया ये चीज़ें अभी हम आपको जो है जब बायोमॉलिक्यूल पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन थोड़े मोटा आप लोग जान लीजिए कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है उसको हम लोग बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या है? मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड में क्या होता है? सिर्फ जो है आपका कार्बन नंबर 6 तक रह सकता है। ठीक, कार्बन नंबर मैक्सिमम 6 तक रह सकता है। 6 के ऊपर अगर होगा तो 12 तक, तो वह जो है डाइसैकेराइड के अंतर्गत आएगा। इसके बाद अगर रहेगा तो वह सब पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये सब क्या है? मोनोडाइज पॉलीसैकेराइड क्या है? सब कार्बोहाइड्रेट के टाइप हैं। ठीक है भैया, तो इस तरीके से जो आपका सेट नंबर 4 समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि सेट नंबर 4 भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब तो देखिए बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने जब 4 सेट सॉल्व किया तो ये देख ही लिया है कि कई ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं। एक ही इवन एक ही साल के 2-2 सेट में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा भी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, तो आप लोग जो है इस वजह से तैयारी में जुट जाइए। और जब आप लोग 5 साल का अगर क्वेश्चन पेपर कर लेते हैं, जिसका मतलब यह है कि आपका जो है 40 से 60% केमिस्ट्री तैयार हो गया। रिमेनिंग जो 40% है वो आपको और अच्छे से करना होगा, और ज़्यादा लिख करके प्रैक्टिस करनी होगी, और अच्छे के साथ समझ में आएगा। देखिए, इसका आप लोग नोट्स एक अलग से बनाते चलिएगा। ठीक है, इसके लिए मैं बार बार आप लोगों से कहने नहीं आऊँगा। जब आप लोग रिवीजन करेंगे तो उसी नोट्स को जो है, जो आप लोगों ने ये प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व किया, उठा करके देखिएगा, बहुत ही बेनिफिट होगा। ठीक है, कम समय में आसानी के साथ सारी चीज़ें, सारा सिलेबस आपका रिपीट हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो सेशन में एक नए सेट के साथ। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।